देखिए हम लोग बना रहे हैं कैश बजट, है ना। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या कोई भी कंपनी है, वो पहले कैश बजट से पहले भी कुछ बजट प्रिपेयर करती है। हमें कितनी कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, किन किन महीनों में कितनी कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये बात की बात है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर या पर्टिकुलर किसी मंथ में कितना माल बिकेगा। जितनी आपकी सेल का पोटेंशियल है उस हिसाब से आप डिटरमाइन करोगे कि हमें बनाना कितना है, प्रोडक्शन कितना कर रहा है। अब प्रोडक्शन अगर आप डिफाइन कर लेते हो तो आपको फिर पता करना पड़ेगा हमें कितना मटेरियल चाहिए होएगा, कितना लेबर पे खर्चा करना रहेगा, कितने हमारे खर्चे और होंगे जिनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो हमें कैश बजट से पहले हमारे सेल्स का भी फोरकास्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, परचेज़ का भी फोरकास्ट करना ज़रूरी है, प्रोडक्शन का भी फोरकास्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, और खर्चे और लेबर का भी फोरकास्ट करना ज़रूरी है। अब इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए, ठीक है। कुछ माल तो हम उधार भी खरीद लाएंगे, लेकिन कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसा आएगा कहाँ से? माल बेचेंगे तो, ठीक है। लेकिन हमें पहले से ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि कल को किसी मंथ में हमारे पास कैश का फ्लो कम हो गया तो हमें वर्किंग कैपिटल भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम हमारी सेल डिटरमाइन कर लेते हैं, परचेज पता कर लेते हैं कितनी कितनी करनी पड़ेगी, वेजेस, लेबर, ये सब चीज़ें पता कर लेते हैं, तो ये पता करने के बाद में हम लोग पता करते हैं कि हमें कैश की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी और हमारे पास कितनी कितनी कैश अवेलेबल रह सकती है, कितनी कितनी आ सकती है, कितनी कितनी जा सकती है और कितनी कितनी बच सकती है हमारे पास, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर मंथ में कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें पहले से पता है कि उस मंथ में हमारे पास कैश की कमी हो सकती है, तो हम पहले से ही लोन या कहीं पे मतलब फंड रेज करेंगे, कहीं ना कहीं से फंड रेज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए रहेगा? कैश बजट बनाना रहेगा, ठीक है। तो कैश बजट बनाने की मेजर मेथड होती है 3: रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, P&L अकाउंट मेथड जिसको एडजस्टेड P&L मेथड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड की। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड में बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, हमारी रिसिप्ट मतलब जो कैश का इनफ्लो है वो एक जगह लिखना है और कैश का आउटफ्लो एक जगह लिखना, हर मंथ का अलग अलग। क्लियर? हर मंथ का अलग अलग इनफ्लो निकालना है, हर मंथ का अलग अलग आउटफ्लो निकालना है। तो नेट बैलेंस आपको पता करना है कि हर महीने के एंड में आपके पास कितना कैश अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? अभी इसको डायरेक्ट अपन एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इनका जो कैश कलेक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एस्टिमेटेड कैश कलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड कॉइन एप्पल जूस कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 2012 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इनकी सेल रहेगी फरवरी में 25,000, मार्च में 20,000 और अप्रैल मई जून तीनों महीनों में 30-30 हज़ार रुपये इनकी सेल रहेगी, ठीक है। अब ये फरवरी में कितने रुपए का माल बेचेंगे? 25, मार्च में 20 और अप्रैल में जून तीनों में 30,000 का ये माल बेचेंगे, ठीक है। अब ये पैसा इनको सेम मंथ में मिल जाएगा क्या? क्या ये सारा माल नगद बेचेंगे या इसमें से कुछ उधार भी बेचेंगे? उधार बेचेंगे, जो जैसे फरवरी में कुछ माल उधार बेचा तो वो पैसा कब आएगा? मार्च में या अप्रैल में या जून में? ये हम पहले हिसाब लगाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये अपना आधा माल तो नगद बेच देते हैं, रफली हाफ सेल्स आर फॉर कैश, ठीक है। 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स एंड द बैलेंस ऑफ क्रेडिट सेल 1 मंथ आफ्टर दैट। ये हाफ सेल तो हम इसकी क्या कर देते हैं, नगद बेच देते हैं, कैश में बेच देते हैं, ठीक है। बाकी जो पैसा बचता है उधार,
उसका 90% अगले महीने में आएगा, और बाकी का जो 10% बच गया वो उससे भी अगले महीने में आएगा। सपोज़ हमने फेब्रुवरी में कितनी सेल करी है, 25,000 रुपये की, तो 25,000 के 3 टुकड़े हो जाएंगे। 12,500 तो आपको फेब्रुवरी में ही मिल जाएगा, ये लिखा, आधा तो आप नगदी माल बेच देते हो। अब बाकी का कितना बचा, 12,500, बाकी उसका 90% आपको अप्रैल में मिलेगा। ये मान लो फेब हो गया, ये मार्च हो गया, और ये अप्रैल हो गया, ठीक है। तो 25,000 का आधा तो आपने फेब्रुवरी में ले लिया, मार्च में कितना आएगा, बाकी का जो 12,500 है उसका 90%, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12,500 इंटू 90%, ये हो गया 11,250, और बाकी का जो 10% बचा 12,500 का, वो 1,250 रुपये यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि आपने जितनी सेल की उसका हाफ आपको सेम मंथ में मिलता है, बाकी का जो हाफ है उसका 90% अगले महीने में, और 10% उससे अगले महीने में। तो ऐसा सोच के आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। सेल्स कैसे लिखेंगे, बाकी इनकी परचेजेस भी है और कुछ खर्चे भी हैं, तो वो पेमेंट साइड में आ जाएंगे। अब कैश बजट हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में किन किन महीनों का सेल्स बजट बनाना है, आपको बनाना है क्वार्टर एंडिंग जून 2012। कौन सा? क्वार्टर एंडिंग जून 2012, मतलब जून में जो क्वार्टर ख़त्म होएगा, बोले तो कौन सा क्वार्टर हो गया, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। तो आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है अप्रैल का, मई का और जून का, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स, ठीक है, और नीचे आपके आ जाएंगे पेमेंट्स। ठीक है। अब पहला अप्रैल के महीने में आपके पास कौन सी अमाउंट आएगी। एक तो आपने अप्रैल में कितने रुपए का माल बेचा, अप्रैल टू जून 30,000 पर मंथ माल बेचते हो, तो आपने कैश बेच दिया। सबसे पहले तो कैश सेल्स आ जाएगी। ये देखो, अप्रैल से जून में 30,000, हर महीने अप्रैल में भी 30,000 का माल बेचा, मई में भी 30,000 का और जून में भी 30,000 का, ठीक है। तो कैश आपके पास, कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, 15,000 यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, यहाँ भी 15,000 रुपये रिसीव होंगे, और यहाँ भी आपके पास 15,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे। ये तो होगी आपकी कैश सेल्स, ठीक है। सेकेंडली, आपको डेटर से भी पैसा मिलेगा, जो आपने उधार माल बेचा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। जैसे अप्रैल में और भी कौन सा पैसा आएगा आपके पास, एक तो मार्च का और एक फरवरी का। जैसे अभी समझाया था पहले, फरवरी में आपने जितना माल बेचा है उसका आधा तो फरवरी में ही आ गया, बाकी का जो आधा है उसका 90% तो मार्च में और 10% अप्रैल में। समझ में आया? ठीक है। तो एक तो आपको 10% पैसा भी आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे %10 ऑफ क्रेडिट सेल, 10% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अप्रैल में कहाँ की सेल का 10% आएगा? फरवरी की सेल्स का। जो गुड्स आपने फरवरी में बेचे 25,000 रुपये के, ये रहे, ये यहाँ पे 25,000 रुपये के गुड्स आपने फरवरी में बेचे थे, इसका आधा तो आपने कहाँ ले लिया था? फेब में ही ले लिया था। बाकी का कहाँ पे लिया आपने?
मार्च में और अप्रैल में। तो अप्रैल में कितना आएगा, जितना माल आपने क्रेडिट पे बेचा है उसका 10%, ठीक है। तो आपने फेब में कितने रुपए का माल बेचा, 25,000 का, ठीक है। इसका 50% तो आपने फेब में ही ले लिया, कितने रुपए, 12,500। पीछे कितने रुपए बचा, 12,500 का कितना परसेंट, 10%, 1,250 रुपये आपके पास अप्रैल में आ जाएगा। क्लियर है। अभी मई में आपके पास कौन सा पैसा आने वाला है, मार्च का हाफ का 10%, ठीक है। मार्च में आपने माल बेचा कितने रुपए का, मार्च में आपने माल बेचा कितने रुपए का, 20,000 रुपये का, ठीक है। 20,000 रुपये का हाफ करो, 10,000 हो गया। इसका कितना परसेंट, 10%, कितने रुपए, 1,000 रुपये। ये किस में आएगा, मई में, ठीक है। और अप्रैल में जो माल बेचा है उसका हाफ का 10% आपको जून में मिलेगा। अप्रैल में आपने माल बेचा 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का हाफ तो आपने कब ले लिया, अप्रैल में ले लिया। बाकी हाफ जो कितना बचा, 15,000, उसका 90% तो आप लोगे जून में, सॉरी मई में। अप्रैल में जो आपने माल बेचा है 30,000 रुपये का, उसका आधा तो आपको अप्रैल में ही मिल जाएगा, 15,000 रुपये। बाकी जो 15,000 रुपये बचा है उसका 90% तो आपके पास मई में आएगा, 10% आपके पास किस में आएगा, जून में, 1,500 रुपये। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अप्रैल में कौन सी क्रेडिट सेल का 90% आएगा, मार्च की क्रेडिट सेल का। मार्च में आपने कितने रुपए का माल बेचा हुआ है, 20,000 रुपये का, ठीक है। उसका आधा तो आपने मार्च में ही ले लिया था पैसा, 10,000, आधा 10,000 उधार था। वो पैसा कब आएगा, अप्रैल में और मई में। तो अप्रैल में कितना आएगा, 90%, बोले तो 9,000 रुपये, ठीक है। मई में किसका 90% आएगा, अप्रैल का। अप्रैल में कितने रुपए का माल बेचा हुआ है, 30,000 रुपये का। अप्रैल में कितने रुपए का माल बेचा हुआ आपने, 30,000 का। 30,000 का हाफ का 90%, 15,000 का 90% कितना हो गया, 13,500। क्लियर। उसके बाद में जून में किसका 90% आएगा, मई की सेल के हाफ का 90%। तो मई की सेल कितनी है, वो भी 30,000 है। 30,000 का हाफ 15,000, उसका फिर 90%, कितने रुपए, 13,500 रुपये। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। और तो ये तो हो गई कैश सेल्स आपकी, ठीक है। ये तो कैश सेल्स हो गई। और ये आपकी जो उधार पुरानी बेची हुई थी वो अगले महीनों में जो पैसा आ रहा है वो कलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल, इसके अलावा क्वेश्चन में आप चेक कर लो कोई कलेक्शन है क्या, कोई आपने कोई असेट बेची है या आपको कोई पैसा रिसीव हुआ है, रेंट कुछ रिसीव, कमीशन कुछ रिसीव, ऐसा कुछ हुआ है तो चेक करो। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में हाल फिलहाल के लिए तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल लगा लेंगे हमारी कि कितना कितना कलेक्ट हुआ हमारे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल 25,250, ये हमारा हो गया 30। हाँ, अभी हम लोग इसका ये वाली टोटल नहीं लगा सकते। यहाँ पे अभी आपको टोटल नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो मई के स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ रहता है। आप चाहे टू बैलेंस BD लिखो, चाहे ओपनिंग बैलेंस लिखो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी आता है। अप्रैल के महीने में हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं था। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पेमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या क्या पेमेंट है। ये लोग बोल रहे हैं एप्पल्स आर ऑलवेज बॉट फॉर कैश टू अवेल द कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब ये सारा माल नगद खरीदते हैं। ये हर महीने 15,000 रुपये का माल खरीदते हैं। 15,000 बास्केट्स खरीदते हैं, एक बास्केट 1 रुपये की है।
समझ में आया? लेकिन ये 5% डिस्काउंट पे परचेज करते हैं। एप्पल्स आर ऑलवेज बॉट फॉर कैश टू अवेल ऑफ द कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। क्लियर है? तो 15,000 रुपये का माल 5% डिस्काउंट पे परचेज करेंगे तो पे कितना करेंगे? 750 रुपये कम कर लो। 15,000 का 5%, 750 रुपये इनको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? और ये पेमेंट ये सेम मंथ में करते हैं। ऐसा नहीं है अप्रैल का पेमेंट मई में करेंगे, मई का पेमेंट जून में करेंगे, ऐसा नहीं है। परचेज का पेमेंट कैश ही होता है। तो यहाँ सबसे पहले किसका परचेजेस का पेमेंट हो जाएगा कितना? यहाँ भी 14,250, यहाँ भी 14,250, यहाँ भी 14,250। क्लियर है? उसके बाद में क्वेश्चन में देखो और है वेजेस एंड सैलरी। ये है 5,000 पर मंथ है। वेजेस एंड सैलरी फॉर द सेम सेकेंड क्वार्टर वर बजटेड एट 5,000 पर मंथ। क्लियर है? तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी 5,000 पर मंथ है और इनमें कोई पेमेंट में डिले है ऐसा भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी लिख दी हमने। वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ भी 5,000, यहाँ भी 5,000 और यहाँ भी 5,000। उसके बाद में है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस बजटेड फॉर द क्वार्टर के खर्चे हैं ये। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 4,500, क्वार्टरली है तो मंथली कितने हो जाएंगे? 1,500। तो ये हो गया हमारे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? 4,500 क्वार्टरली थे तो ये भी 1,500, 1,500, 50 मंथली होते तो तीनों में 4,500 लिख देते। उसके बाद में आपके डेप्रीशिएशन कितना है? 7,500। देखो डेप्रीशिएशन हमारा कोई खर्चा नहीं होता है, लॉस जरूर होता है लेकिन कैश एक्सपेंसेस नहीं होता है, इसलिए कैश बजट में नहीं आएगा। उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,000 क्वार्टरली है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपये है तो 1,000 रुपये यहाँ पे, 1,000 रुपये यहाँ पे और 1,000 रुपये यहाँ पे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 2,000 रुपये, वो केवल अप्रैल और मई में ही है। 2,000 रुपये अप्रैल और मई के ही हैं, मतलब अप्रैल में 1,000 रुपये और मई में 1,000 रुपये। 2,000 रुपये हर महीने के अलग अलग नहीं है, अप्रैल और मई के मिला के 2,000 है तो 1,000 रुपये यहाँ हो गया और 1,000 रुपये यहाँ हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये। अब हम पेमेंट की टोटल लगा लेंगे यहाँ पे कि कितना आपने पेमेंट कर दिया। उसके बाद में बैलेंस आ जाएगा, जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो मई का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा, ये खर्चा जोड़ लिया 14 और 5, 1,500, 1,000, ये हो गया करीब करीब 22,750। तो अभी ये हमारी सारी रिसिप्ट्स थी, इसको ए से डिनोट कर दो। ये हमारे सारे पेमेंट है, इसको मान लो बी। ठीक है? तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, जितनी रिसिप्ट है उसमें से पेमेंट को माइनस कर दो तो आपके पास 2,500 रुपीज़ बचेगा। ये 2,500 अप्रैल के एंड में बचा, इसका मतलब ये मई के स्टार्ट में 2,500 रुपये था। ठीक है? अब ये 2,500 मई के स्टार्ट में आपके पास पहले से पड़े थे, फिर 15 और आए, 1,000 और आए, 13,500 और आए, तो टोटल आपकी रिसिप्ट्स और बैलेंस मिला के कितना हो गया? 32,000। 32,000 में से ये सब की टोटल आ रही है 22,750। तो 32,000 में से 22,750 माइनस करेंगे तो 9,250 रुपीज़ ये आपका बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा 9,250 रुपीज़। क्लियर? फिर इसकी टोटल 39,250, 39,250 में से इसकी टोटल लगाई हमने 21,750 रुपये हमारे यहाँ पे पेमेंट हो गया।
तो 39,250 में से 21,750 का पेमेंट हो गया, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा जून के एंड में वो बचेगा 17,500 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश बजट रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से। जो पहले आपको रिसिप्ट्स लिखनी है, रिसिप्ट्स का आपको पता करना है कि कौन कौन सा पैसा आपको कैश आ रहा है और कौन कौन सा आपको डेटर से कलेक्ट हो रहा है। कुछ अदर इनकम जैसे इसमें नहीं थी, होती तो हम रिसिप्ट में लिख देते, और कोई अदर पेमेंट होता है जैसे हमने कोई एसेट परचेज करी है या हमें कोई लोन का रीपेमेंट करना है या पेमेंट आपसे कुछ भी पैसा जा रहा है तो हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। बहुत ईजी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से कैश बजट ऐसे बनता है। क्लियर? थैंक यू।